Welcome students. In this lecture we will study about the patterns of biodiversity. बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर जो वेरिएशन पाए जाते हैं उसके स्टडी करने का क्या पैटर्न है, क्या कौन से तरीके हैं जिसके ज़रिए से हम उसकी स्टडी कर सकते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं और हमारा रिज़ल्ट हम उसको जो है यहाँ पर शो कर सकते हैं, उसका जजमेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पर पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी दो तरीक़ों से स्टडी की जा सकती है। पहला जो है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट कहा जाएगा और दूसरा जो है यहाँ पर स्पीसीज़ एरिया रिलेशनशिप ये कहा जाएगा। तो सबसे पहला ये जितने भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है वो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट है। फिर इसके बाद इसी लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम देखेंगे स्पीसीज़ एरिया रिलेशनशिप। तो सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पर लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट का मतलब क्या है। Latitudinal gradient is the distribution of flora and fauna on the earth surface। यहाँ पर ज़मीन के ऊपर यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स और फाउना का मतलब होता है एनिमल्स, यानी ज़मीन के ऊपर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट और एनिमल हैं, ज़मीन के ऊपर इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं पर प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैं, कहीं पर एनिमल कम है, किसी इलाके के अंदर एनिमल ज़्यादा हैं, प्लांट्स यहाँ पर कम होते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ये अनइवन होता है, कहीं पर ह्यूज पॉपुलेशन है, कहीं पर लेस पॉपुलेशन है। तो ज़मीन के ऊपर ये जितना भी यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट और एनिमल होते हैं, इसी को कहा जाता है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। जैसे इसकी मिसाल मैं इस तरीके से देता हूँ, लास्ट चैप्टर के अंदर हमने देखा था पैटर्न ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की स्टडी करने का जो पैटर्न था, एक पैटर्न उसके अंदर था जोनेशन, दूसरा था स्ट्रेटिफिकेशन। तो जोनेशन भी यही था, डिस्ट्रीब्यूशन, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल ऑन द अर्थ सरफेस। कहीं पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, कहीं पर कम है, कहीं पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है ही नहीं, ये भी हो सकता है। तो वही कंडीशन जो यहाँ पर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल ऑन द अर्थ सरफेस, इसी को कहा जाएगा लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट के नाम से इसको जो है यहाँ पर पहचाना जाएगा। अब वर्ल्ड के अंदर हम यहाँ पर वर्ल्ड का जो मैप है, ग्लोब की अगर हम यहाँ पर स्टडी करते हैं तो ये ऑब्जर्वेशन किया जाता है, इफ़ वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू द पोलर रीजन, पूरे वर्ल्ड के बीच का जो पार्ट है 0 डिग्री यहाँ पर जो होता है वो इक्वेटर है, खत्े उस्तवा होता है। जब हम नॉर्थ और साउथ पोल दोनों तरफ यहाँ पर इक्वेटर से अवे फ्रॉम द इक्वेटर पोलर रीजन की तरफ हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये देखा गया है कि बायोडाइवर्सिटी दैट इज डिक्रीजेज, बायोडाइवर्सिटी इज डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे कम होता है, यानी सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जो पाई जाती है वो इक्वेटोरियल रीजन के अंदर यहाँ पर पाई जाती है। और जैसे जैसे वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, पोलर रीजन की तरफ हम पहुंचते हैं तो बायोडाइवर्सिटी यानी डिफरेंसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म वो कम होते चले जाते हैं। यानी सबसे सूटेबल प्लेस अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर बायोडाइवर्सिटी की हमें स्टडी करना है तो वो इक्वेटोरियल रीजन यहाँ पर होता है, जिसके अंदर यहाँ पर जो है वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हम यहाँ पर जो है देख सकते हैं। तो यहाँ पर मिसाल दी गई है, एग्जांपल दी गई है इक्वेटोरियल रीजन ऑफ कोलंबिया। कोलंबिया ये जो कंट्री है इक्वेटर के करीब में यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर दैट हैज़ 1400 स्पीसीज़ ऑफ द बर्ड, परिंदे वहाँ पर जो पाए जाते हैं कोलंबिया के अंदर, जो इक्वेटोरियल रीजन के अंदर यहाँ पर मौजूद होता है, 1400 स्पीसीज़ ऑफ बर्ड्स वहाँ पर मौजूद हैं। वहीं जबकि न्यूयॉर्क जो यहाँ पर यानी यूएसए जो टेम्परेट रीजन के अंदर मौजूद है, मोतदिल नॉर्मल कंडीशन के अंदर यहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर सिर्फ 105 स्पीसीज़ ऑफ बर्ड्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ पर इक्वेटोरियल रीजन में 1400 हैं, उससे हट के टेम्परेट रीजन के अंदर यूएसए के अंदर हम देखते हैं 105 डिफरेंट स्पीसीज़ ऑफ बर्ड्स आर प्रेजेंट। और ऊपर बढ़ते हैं, यहाँ पर ग्रीनलैंड के अंदर जो है यहाँ पर हम देखते हैं 56 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स आर प्रेजेंट। कहाँ पर इक्वेटोरियल रीजन के अंदर 1400। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हो जाता है यहाँ पर 105, और थोड़ा सा आगे पोलर रीजन की तरफ हम बढ़ते हैं तो 56 स्पीसीज यहाँ पर जो पाई जाती है। तो ये चीज़ क्लियर होती है, मोर स्पीसीज आर प्रेजेंट नियर टू द इक्वेटोरियल रीजन एंड इफ वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू द पोलर रीजन, स्पीसीज डाइवर्सिटी वैराइटीज जो है यहाँ पर कम
होते चले जाते हैं। इंडिया जो यहाँ पर हमारा शुमार होता है, हमारा जो एरिया है वो ट्रॉपिकल लैंड कहलाता है, इसीलिए यहाँ पर हमारे इंडिया में भी मोर बायोडाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व्ड। और इंडिया जो इक्वेटोरियल रीजन के अंदर नहीं है, ट्रॉपिकल रीजन के थोड़ा सा उससे हट के यहाँ पर मौजूद है, तो हमारे इंडिया में भी 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स आर प्रेजेंट। 1200 अलग अलग टाइप के परिंदे हमारे इंडिया में जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। ये तमाम जो यहाँ पर नंबर से दिए गए हैं ये आपको याद रखना है, रोज़ाना एक एक नज़र फिरते जाओ तो वो तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर जहन में बैठ जाएगी। तो यहाँ पर इंडिया ट्रॉपिकल रीजन है, यानी यहाँ पर तो इक्वेटर पर नहीं है लेकिन स्लाइटली अवे फ्रॉम द इक्वेटर, तो यहाँ पर भी जो है नियर अबाउट 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स आर प्रेजेंट इन इंडिया ऑल्सो। तो इस तरीके से यहाँ पर जो एक कंडीशन जो है पाई जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अब अमेज़ॉन की जो वैली है, अमेज़ॉन वैली यानी अमेज़ॉन की जो वादी होती है, इन अमेज़ोनियन रेन फॉरेस्ट जो बहुत ज़्यादा बारिश वाला इलाका होता है उसके अंदर ये डिटेल है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। अमेज़ॉन की जो वैली है, जो रेन फॉरेस्ट है, वहाँ पर 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स हैं। अमेज़ॉन की वैली के अंदर तकरीबन 40,000 किस्म के प्लांट्स हैं। इनवर्टिब्रेट जो लोअर एनिमल्स होते हैं, लोअर यहाँ पर एनिमल हैं, नॉन कॉर्डेट यहाँ पर जो होते हैं 1,25,000 1,25,000 अलग अलग स्पीसीज पाए जाते हैं। एडवांस टाइप ऑफ एनिमल के अंदर फिशेस 3,000 टाइप्स हैं, वहाँ पर जो मछलियों की जो स्पीसीज हैं वो 3,000 हैं। एम्फीबियंस 427 हैं। रेप्टिलिया रेप्टाइल्स रेंगने वाले जो होते हैं 378 हैं। बर्ड्स जो हैं वो 1,300 हैं और मैमल्स 427 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर मौजूद हैं। इन तमाम चीज़ों को भी आपको जो है यहाँ पर याद रखना है। तो एक नतीजा यहाँ पर ये हमारे सामने आता है कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल ऑन द अर्थ सरफेस दैट इज़ अनइवन, वो जो है कुछ फिक्स नहीं है, इक्वेटोरियल रीजन पर ज़्यादा है और जैसे जैसे अवे फ्रॉम द इक्वेटर जाते हैं वहाँ पर जो है डाइवर्सिटी जो है यहाँ पर कम होते चली जाती है। तो पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी के अंदर ये पहला टाइप हमने देखा है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। इसे यहाँ पर इसके स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी पे नोट करो, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप क्या है, उसको भी हम देखते हैं। यस, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो हम यहाँ पर देख रहे थे, पहला हिस्सा हमने देखा है लैटिट्यूडल ग्रेडियंट। सेकंड पार्ट है स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप। स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप की स्टडी करने के लिए एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट उसने यहाँ पर ग्राफ के ज़रिए स्पेसीज़ और एरिया के दरमियान क्या रिलेशनशिप है बिल्कुल आसानी से उसको जो है यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्स एक्सिस के ऊपर अगर एरिया है, वाई पर यहाँ पर स्पेसीज़ हैं, तो एक हमारा हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि जैसे जैसे स्पेसीज़ एरिया जो है यहाँ पर बढ़ता जाएगा, स्पेसीज़ के अंदर भी यहाँ पर जो स्पेसीज़ बढ़ती चली जाएगी। एरिया बढ़ेगा तो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी यहाँ पर बढ़ते चले जाएंगे। यानी यहाँ पर जैसे इफ एरिया दैट आर इंक्रीजेज स्पेसीज दैट आर ऑल्सो इंक्रीजेज, और अगर ये कंडीशन होती है तो उसको कहा जाएगा लॉगरिथमिक स्केल के ज़रिए यहाँ पर बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर रिसर्च करने के बाद अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने यहाँ पर कहा है ये कंडीशन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं पाई जाती है, बल्कि यहाँ पर जैसे जैसे स्पेसीज एरिया बढ़ेगा कुछ हद तक लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर जो रहेंगे वो भी बढ़ते जाएंगे। लेकिन एक वक्त यहाँ पर आता है कि वहाँ पर अब बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं पाए जाएंगे, अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पर कांस्टेंट हो जाते हैं। तो एक्चुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हाइपरबोला की कंडीशन यहाँ पर पाई जाती है, लॉगरिथमिक स्केल के ज़रिए यहाँ पर नहीं बढ़ते हैं। ये तो हम थ्योरेटिकल बता रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये कंडीशन पाई जाती है और ये ग्राफ आगे चलकर
कर्व हो जाती है और इसको कहा जाता है हाइपरबोला है। तो ज़रूरी नहीं कि जब यहाँ पर यहाँ पर एरिया बढ़ता जाएगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी जो है यहाँ पर जो है वैरायटीज़ जो है यहाँ पर बढ़ते जाएंगे, उनके अंदर जो है वेरिएशन होते जाएंगे, बायोडाइवर्सिटी बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि कुछ हद तक यहाँ पर जो है उनके अंदर जो वेरिएशन पाया जाएगा और उसके बाद फिर जो यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर हाइपरबोला की कंडीशन पाई जाती है। तो स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप के अंदर यही हम कहेंगे, अगर उसको ग्राफ के जरिए शो किया जाएगा तो हाइपरबोला ये जो यहाँ पर ग्राफ होती है दैट फॉलो द एक्चुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लॉगरिथमिक रेट स्केल जो होता है वो यहाँ पर जो है फॉलो नहीं होता है। क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, अगर उनके अंदर नेटलिटी रेट है तो उसी के साथ साथ में मॉर्टलिटी भी यहाँ पर पाई जाती है, जिससे हम यहाँ पर इनकार नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर आ रहे हैं तो कुछ खत्म भी हो रहे हैं। इस तरीके से एक वक्त आता है कि वो जो है कांस्टेंट हो जाते हैं, जिसके अंदर अब यहाँ पर जो है नो एनी टाइप ऑफ वेरिएशंस आर ऑब्जर्व, किसी भी किस्म का कोई वेरिएशन यहाँ पर नहीं होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये दो पैटर्न है टू स्टडी अबाउट द बायोडाइवर्सिटी, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट है और दूसरा जो है यहाँ पर स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप। समझ में आ गया। अब उसके बाद अगला पॉइंट हमें देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेबल कम्युनिटी। स्टेबल कम्युनिटी जो होते हैं, जिनके अंदर यहाँ पर जो स्टेबल हैं, अपने आप को डोमिनेंट हैं, स्टेबल पाए जाते हैं, उनके अंदर क्या खुसूसियात पाई जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है व्हाट इज स्टेबल कम्युनिटी। स्टेबल कम्युनिटी हैज़ मोर स्पेसीज। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर इंसान की पॉपुलेशन आज वर्ल्ड के अंदर यहाँ पर जो है तकरीबन डोमिनेंट है, तो यहाँ पर देखते हैं इसको स्टेबल कम्युनिटी कहा जाएगा। तो स्टेबल कम्युनिटी हैज़ मोर स्पेसीज, बहुत ढेर वैरायटी इसके अंदर जो है यहाँ पर स्टेबल, या कहेंगे प्लांट्स यहाँ पर जो है वो एक स्टेबल कम्युनिटी, बहुत ढेर वैरायटी पाई जाती है, बट डू नॉट शो मोर वेरिएशन। इनके अंदर स्पेसीज बहुत हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इनके अंदर चेंजेस नहीं पाए जाते हैं। तो ऐसी जो कम्युनिटी होती है उसको कहा जाता है यहाँ पर स्टेबल कम्युनिटी। स्टेबल कम्युनिटी जो है दैट शो रेजिस्टेंट टू द नेचुरल डिस्टर्बेंसेस। अगर यहाँ पर नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, कुछ कुदरती आफात वगैरह पाए जाते हैं, तो ये स्टेबल कम्युनिटी के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा असरात यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। जो भी नेचुरल डिस्टर्बेंसेस होते हैं वो उसके जो बहुत ज़्यादा मुतासिर नहीं होते हैं। इनका जो वर्क है, रूटीन है, वो अपना जो है बराबर चलते रहता है। तो इसको ऐसी जो यहाँ पर कम्युनिटी होती है, जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, उसको जो स्टेबल कम्युनिटी जो है यहाँ पर कहा जाएगा। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम टिलमन है, उसने एक नतीजा बताया है, यहाँ पर जो रहेगा मोर डाइवर्सिटी मोर प्रोडक्टिविटी। अगर किसी एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी बहुत ढेर वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, तो उसके ज़रिए से मोर प्रोडक्टिविटी, फॉर्मूला उसने दिया है, मोर बायोडाइवर्सिटी मोर प्रोडक्टिविटी, उसके ज़रिए से जो प्रोडक्ट हासिल होने वाले हैं वो ज़्यादा यहाँ पर रहेंगे। जैसे यहाँ पर बताया गया स्पेसीज़, यहाँ पर स्टेबल कम्युनिटी क्या है, मोर नंबर ऑफ स्पेसीज हैं लेकिन इसके अंदर बायोडाइवर्सिटी कम पाई जाएगी, वेरिएशन कम पाए जाएंगे, और इसके अंदर नेचुरल डिस्टर्बेंसेस का असर भी नहीं होता है। लेकिन टिलमन का ये कहना उसके अपोज में जा रहा है कि अगर मोर बायोडाइवर्सिटी रहेगा तो मोर प्रोडक्टिविटी है, यानी स्टेबल कम्युनिटी के अंदर जब यहाँ पर वेरिएशन कम रहेंगे तो प्रोडक्शन भी यहाँ पर जो है कम हो सकता है। ये चीज़ उसने बताया है। और उसके बाद बताया गया है फॉर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन एंड वेलनेस ऑफ द अर्थ, यानी इंसान को अपने आप को जिंदा रखने के लिए ज़मीन पर, और ज़मीन के ऊपर यहाँ पर वेलनेस के लिए रिच बायोडाइवर्सिटी इज़ नेसेसरी, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हासिल कर सकते हैं, और यहाँ पर दैट आर बेनिफिशियल, ये हमारे लिए ह्यूमन के लिए भी प्लस पॉइंट रहेगा। लेकिन इंसान क्या कर रहा है, अपने खुद के रहने के लिए वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म करते जा रहा है। जब बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो रही है तो जाहिर सी बात है आगे चलकर प्रोडक्टिविटी भी यहाँ पर कम होगी, हमारे लिए हमारी बेसिक नीड पूरी नहीं होने पाएगी, फूड का प्रॉब्लम हो जाएगा। हम तो तमाम जब ख़त्म कर रहे हैं तो हम खाएंगे क्या, हमारे लिए यहाँ पर जो है बेसिक नीड पूरी नहीं होगी, शेल्टर कहाँ पर रहेगा, हमारे क्लोथिंग का भी मसला आएगा, क्योंकि प्रोडक्टिविटी यहाँ पर दिन ब दिन जो है यहाँ पर कम होती चली जाएगी। फिर उसके
बाद पॉल जो एक साइंटिस्ट है दैट सेज दैट इवन अ सिंगल स्पीशीज लॉस्ट कैन कॉज डिस्टर्बेंसेस ऑफ द इकोसिस्टम। अगर लिविंग वर्ल्ड के अंदर अगर एक स्पीशीज भी लॉस्ट होती है तो पूरे इकोसिस्टम को भी वो डिस्टर्ब कर सकती है। इसके अपोज में अगर हम यहाँ पर देखते हैं, एक वायरस आया कोरोना वायरस जो यहाँ पर मौजूद है, आज पूरे वर्ल्ड को जो है यहाँ पर डिस्टर्ब कर दिया है। पूरी ज़िंदगी का जो दौड़ भाग जो सब निज़ाम था, जो सिस्टम है, वो पूरा का पूरा जो यहाँ पर लॉस हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो ये पॉल का कहना है। तो नतीजे की बात यही है कि इंक्रीज इन मोर बायोडाइवर्सिटी, इंक्रीज इन द बायोडाइवर्सिटी, इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी। तो स्टेबल कम्युनिटी यहाँ पर जो है, नंबर ऑफ स्पेसीज तो हैं लेकिन बायोडाइवर्सिटी कम है, तो यकीनन प्रोडक्शन भी यहाँ पर जो है कम होने वाला है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको ध्यान रखना है। दैट इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेबल कम्युनिटी। और उसके क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्या उसका सोल्यूशन हो सकता है, वो नतीजा टिलमैन के ज़रिए और पॉल के ज़रिए यहाँ पर बताया गया है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इंशाअल्लाह अगले पीरियड में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।